हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 23 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कुल मिला के ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 1 से लेके 22 तक को डिस्कस करके अपलोड कर दिया जा चुका है। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे वीडियो एक साथ आपको देखने के मिलेंगे। होगा क्या इससे कि आप आसानी से टेस्ट लगा पाएंगे और ये आपको ढूंढने में जो है वह आसानी होगी। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं सेट नंबर 23 का पहले प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि कांग्रेस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कांग्रेस के बारे में क्या इसमें गलत है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि पहले सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी, तो यह आपका सही है, चूँकि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, पहला सम्मेलन हुआ था, वह कब हुआ था? 1885 में, ठीक है। और यह जो इस सम्मेलन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है कि सर सैयद खां ऐसे व्यक्ति थे जिनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी नहीं था, जो कि ये भी आपका क्या है? सत्य है। ऑप्शन सी की अगर बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस का सदस्य होते हुए भी कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं बने, तो बाल गंगाधर तिलक जो है वह कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं बने थे, तो यह बात भी सही है। ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है कि प्रथम सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी कि एस एन बनर्जी सहित बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। दोस्तों, हुआ यूँ था कि उस समय बंगाल में वहाँ का एक क्षेत्रीय आंदोलन चल रहा था, उसे एस एन बनर्जी वहाँ पे सम्मिलित थे, शांत कराने में थे, उस आंदोलन का वहाँ पे वो नेतृत्व कर रहे थे, जिस कारण से वह इस प्रथम अधिवेशन में, प्रथम सम्मेलन में वह भाग नहीं ले पाए थे। तो यह आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश घटते क्रम में कहाँ है? तो यानी कि आपको घटते क्रम में एक सीक्वेंस बनाना है, यानी कि बड़ा से छोटा क्रम में। देखिए यहाँ पे बात की जाए तो सबसे पहले आपका पुदुचेरी आता है, ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो पुदुचेरी में लिंगानुपात क्या है? 1037 है, ठीक है, 1037 है, प्रति 1000 पुरुष पर 1037 महिला है, ठीक है। अगला प्रश्न या अगला ऑप्शन में क्या कह रहा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अगर बात करें तो लक्षद्वीप में 946 है, ठीक है, यहाँ का लिंगानुपात। फिर अगर बात करें अंडमान की, अंडमान निकोबार की, तो वहाँ पे जो है अंडमान निकोबार में 925 दिया गया है जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात घनत्व। तो यह जो अगर बात की जाए तो आपका स्टार्टिंग में यानी कि बड़ा से छोटा की तरफ में है, यानी कि क्या है? घटते क्रम में जाना है। इस प्रकार पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है कि मूल अधिकार के बारे में कौन सा कथन गलत है? मूल अधिकार के बारे में बात की जाए तो इसमें से यह न्यायोचित है, तो यह सही है। इसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा दी जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मूल अधिकार का क्या करता है? गारंटी और सुरक्षा प्रदान करने की क्या करता है? वो आश्वासन देता है और गारंटी देता है, तो बी सही है। सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि यह व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है, तो यह भी आपका सही है। और ऑप्शन डी की बात की जाए कि यह असीमित है, तो देखिए न तो यह सीमित है और न ही यह असीमित है। कुछ जैसे कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 की बात करें तो इसके छोड़कर सरकार जो है वह मूल अधिकारों को क्या करती है? निलंबित भी कर सकती है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 4 में कह रहा है कि किसी अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, तो यह किस अधिनियम में कहा गया? तो यह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कहा गया था। और यह पिट्स इंडिया एक्ट की बात की जाए तो यह 1784 में क्यों लाया गया था? अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को जो सुधार करने के हेतु, यानी उसमें जो कमियां रह गई थी उस कमी को दूर करने के लिए यह पिट्स इंडिया एक्ट जो है वह 1784 लाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किसके संरक्षण हेतु बनाया गया है? तो यह जो है चंबल की अगर बात की जाए तो यह घड़ियालों के संरक्षण हेतु इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विश्व वानिकी दिवस
कब मनाया जाता है? बात की जाए विश्व वानिकी दिवस की तो इसे प्रत्येक साल 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने संबंधी कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए? अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें जो है वह भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, तो यह आपका सही है। फिर अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर 2 की, तो किसी उच्च न्यायालय में या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहने का अनुभव हो, तो यह भी आपका सही है। ऐसा जरूरी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। ऑप्शन 3 की बात करें तो कह रहा है कि किसी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहने का अनुभव हो, तो यह भी कंडीशन अनिवार्य है। और चौथे नंबर में क्या कह रहा है कि वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो, तो यह भी आपका जो है अनिवार्य ऑप्शन है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर बनेगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, 1 2 3 4 यह दोनों सभी के सभी बन जाएंगे। ठीक है, 1 एवं 2 या 3 या 4। ठीक है, अभी यहाँ की अगर बात की जाए, देखिए सारे के सारे नहीं, अभी या तो भारत का नागरिक हुआ, किसी उच्च न्यायालय में किसी को 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार काम करने का 5 वर्ष का अनुभव हो, तो ऐसा कंडीशन रहे तो भी वह बन सकता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। और अगर आपका जो अगर बात की जाए किसी उच्च न्यायालय में से, ठीक है, 2 या 2 से अधिक लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे और वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत हो, पारंगत मतलब कुशल हो, तो इस कंडीशन में भी वो बन सकता है। तो यहाँ पे बेहतर ऑप्शन जो है यहाँ पे डी भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं रहता है, ठीक है, 1 एवं 2 या 3 या 4 नहीं रहता, तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर डी हो जाता। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपका बहुत अच्छा मिला हुआ है, इस 2 में से कोई एक, तो यह आपका बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गुजरात की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो यह सही क्रम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर आता है तो सबसे पहले आता है आपका कच्छ। ठीक है, सबसे पहले कच्छ आएगा, फिर आपका मांडव आएगा, ठीक है, मांडव या मांडवा कहिए, फिर उसके बाद बर्दा आएगा, बर्दा, फिर उसके बाद गिरनार, और फिर उसके बाद आपका गिर आ जाएगा। ठीक है, गिर उसके बाद आ जाएगा। यहाँ पे गिर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो गिर उसके बाद आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता के अनुपात को किस सूचकांक के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए बात की जाए कि स्थानीय और क्षेत्रीय विविधता को यह दर्शाने का सूचकांक पूछा गया है, तो इसे बीटा सूचकांक के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपको होगा कि आप कहीं किसी न किसी सोर्स में आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। ठीक है, गामा सूचकांक, जो कि आपका गलत होगा। ठीक है, गामा सूचकांक नहीं होगा, कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीटा सूचकांक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, बौद्ध धर्म के आर्य सत्य कौन कौन है। बात की जाए बौद्ध धर्म के आर्य सत्य की, तो यह है दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, यह जो है बौद्ध धर्म के आर्य सत्य है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 5, 6 और 7। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के आरक्षण का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो यह खत्म कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 2019 में। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में इसे पारित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि आबनूस यानी कि एबोनी, महोगनी, रोजवुड, सिनकोना, बांस, यह जो है वह किस प्रकार के वनस्पति में पाया जाता है।
तो यह जो है, ये जो पेड़ हैं, यह जो पेड़ हैं, वृक्ष है, ये सब जो हैं आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। इसका ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईयाबेन गांधी की मुख्य सहयोगी रही थी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अम्बालाल साराभाई की बहन जो है वह गांधी जी की किस आंदोलन के दौरान जो उनकी सहयोगी रही थी। तो यह इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुरुआती समय में यह जो है अनुसुईयाबेन गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। बाद में अनुरोध करने पर गांधी जी ने इसको क्या किया था, इस आंदोलन को, इस मिल आंदोलन को चलाया था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चंपारण सत्याग्रह की अगर बात की जाए तो यह हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। इसके अलावा असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो यह 1 अगस्त 1920 को हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। और अहमदाबाद मिल आंदोलन यह 1918 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे आपको असत्य कथन को बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारत में 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगी है। तो यह आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। हमें गलत ऑप्शन को ढूंढना है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि 19 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थल रुद्ध है। तो यह भी आपका सही है। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है, जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। यह आपका गलत है। यहाँ पे 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। पहला तो दिल्ली हो जाएगा और दूसरा आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। पहला दिल्ली हो जाएगा और दूसरा आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। इन 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार कि 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता है। तो यह भी आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का आरंभ किस देश ने किया है। तो इसका आरंभ जो है, इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई है। और यह क्या करेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को, यह आर्मी की टीम होगी, सेना की टीम, उनको क्या करेंगे, इसके बारे में जागरूक करेंगे। इसकी जो विशेषताएं हैं, इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके बारे में जानकारी देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। ऐसा कंडीशन जो है वह आर्टिकल 170 के माध्यम से ऐसा व्यवस्था किया गया है कि किसी राज्य की जो विधानसभा है उसमें 500 से अधिक सदस्य और 60 से न्यूनतम 60 होने ही चाहिए, 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 170 करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। सिंधु नदी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। तो पहला नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। कह रहा है कि भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, भारत में इसकी 1114 किलोमीटर है। और कुल लंबाई की बात की जाए टोटल, तो यह 2880 है। तो यह आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि दमचोक के पास यह भारत में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन 2 भी आपका सही है। पढ़ते हैं अगले ऑप्शन को। तीसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है, तीसरा नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि पंचनद नदियाँ आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिथनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है, जो कि सही है। यह भी आपका सही है। होता क्या है कि पंचनद जो नदियाँ होती है वह आपस में मिल जाती है और मिलकर पाकिस्तान में मिथनकोट एक जगह पड़ता है, जहाँ पर वहाँ पे जाके सिंधु नदी में यह मिल जाता है। तो यह भी आपका सही है। चौथे नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि यह लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में प्रवाहित होता है। तो यह जो है जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन सभी जगह यह होता है। सिर्फ इतने ही जगह नहीं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही नहीं, इसके अलावा
इसके अलावा जो है वह हिमाचल तथा पंजाब में भी प्रवाहित होता है। हिमाचल तथा पंजाब इन क्षेत्रों में भी यह सिंधु नदी प्रवाहित होती है। इसके अलावा अन्य जो है इसकी नदियाँ का भाग वह शेष जो है वो पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किसे दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है रामानुजाचार्य, इन्हें क्या होता है, इन्हें दक्षिण में विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है, ऐसा मान्यता दिया गया है। और रामानुजाचार्य की बात की जाए तो इनके द्वारा विशिष्ट द्वैतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको संविधान सभा में कब रखा गया ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसे रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। 22 जनवरी 1947 को इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20, समूह विस्थापन नियम किसने दिया है? तो इस नियम को प्रोफेसर सॉडी और फैजन के द्वारा दिया गया था। इन दोनों ने मिलकर समूह विस्थापन का नियम प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें जो है नेपाल सरकार के द्वारा यानी कि नेपाल देश में भारतीय सेना के यह प्रमुख हैं मनोज पांडे, उनको आर्मी जनरल की मानद रैंक से उन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, रेटिना के फोबिया सेंट्रलिस किसके लिए संवेदी होती है? संवेदी यानी कि संवेदनशील, तो यह जो है होती है रंगीन प्रकाश के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, कोयले के लिए प्रसिद्ध चट्टान कौन सी है? अगर बात की जाए कोयले के लिए प्रसिद्ध चट्टान की तो यह गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है वह कोयले के लिए प्रसिद्ध होती है और यहाँ से 80% कोयला प्राप्त किया जाता है। और यह कहाँ पे होती है? दामोदर घाटी में। यह गोंडवाना क्रम की चट्टान है वह दामोदर घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या होता है? तो ऐसा होता है ऑक्सीकरण के कारण। ऑक्सीकरण आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में क्या होता है? तो सामान्यतः क्या होता है, उसमें नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट होता है यानी कि जिसे हम लोग क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, उसका रासायनिक सूत्र होता है NO3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन मूडी मैन समिति के सदस्य नहीं थे, पूछा गया है। तो मूडी मैन समिति के सदस्य MR जयकर नहीं थे। यह कौन थे? तो यह पूना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे MR जयकर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नत किया गया था? तो यह जो है पैरामिलिट्री फोर्स जिससे CRPF है, इनमें क्या किया था, पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नत किया गया था यानी कि उनका प्रमोशन किया गया था। तो यह हो जाएगा CRPF। और बात की जाए CRPF की तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ था। 27 जुलाई 1939 को CRPF की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षित करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें जो है भर्जन प्रक्रिया, भर्जन एक विधि होती है, उसमें क्या किया जाता है, सल्फाइड अयस्क से, सल्फाइड जो अयस्क होती है उससे धातु का क्या होता है, निष्कर्षण होता है। तो भर्जन विधि होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? एपिलेप्सी रोग की अगर बात की जाए तो इसे मिर्गी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह मिर्गी के नाम से जाना जाता है। इसका संबंध नाड़ी से है। इसमें जो है परेशानी आ जाती है, रुकावट हो जाती है, एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, आदमी का क्या होता है, बेहोशी की हालत में आ जाता है
उसके मुंह से सफ़ेद सफ़ेद शराब होने लगता है और अधिक समय तक रहे तो इसे जान भी जा सकती है। तो यह एक प्रकार की बहुत ही गंभीर बीमारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, असत्य कथन का चयन करें। यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध और गवर्नर जनरल यानी किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन गवर्नर जनरल रहा, इस हिसाब से आपको मैच करना है और यह कब हुआ था। देखिए पहले ऑप्शन की अगर बात की जाए तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के दौरान हुआ था। तो यह तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन क्या था कि कार्टियर उस समय क्या था, गवर्नर जनरल नहीं था। उस समय लॉर्ड वेरेलस्ट जो है वह गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लॉर्ड वेरेलस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे यह आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो यह 1780 से 84 के मध्य हुआ था और वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो यह आपका सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो यह 1790 से 92 के दौरान हुआ और उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वह गवर्नर जनरल थे। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो यह चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था और उस समय लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है। तो यह कॉन्ट्रैक्ट जो है रिलायंस इंडस्ट्री को मिला है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की। और यह जो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा कहाँ बनाया जाएगा, चेन्नई में। एक और मिलता जुलता नाम है सेम टू सेम, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आंसर को लेके। ठीक है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना असम के जोगीघोवा में की जाएगी। ठीक है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हो तो वह असम में किया जाएगा। और यहाँ पे भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ऐसा दे दिए, अंतर्राष्ट्रीय उसमें नहीं अगर जोड़े तो उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस इंडस्ट्री को मिला है और वह चेन्नई में स्थापित किया जाएगा या बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया गया था। बात यहाँ पे फैजाबाद के नेतृत्व की हो रही है। तो चलिए सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा अहमदुल्ला। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदुल्ला। बेगम हजरत महल की अगर बात की जाए तो इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किया था। लखनऊ से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। रामचंद्र पांडुरंग यानी कि जिन्हें तांत्या टोपे के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ग्वालियर से नेतृत्व किया था। ग्वालियर से इस क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, आप बात की जाए ऑप्शन नंबर सी यानी कि खान बहादुर की, तो उन्होंने बरेली में इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा क्या होता है। तो इसका इस कंडीशन में हमेशा 1 से अधिक होता है। 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो यह T20 नेत्रहीन के लिए ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जारी की गई है। तो यह जो है समृद्धि कर माफी यानी कि टैक्स में रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दिया गया है। और छूट क्या कहें, बिल्कुल इसे माफ़ कर दिया गया है। तो यह योजना जो है वह दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो यह आधुनिक भूगोल की बात की जाए, मॉडर्न ज्योग्राफी की, तो उसके जनक के रूप में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और एक और नाम है कार्ल रिटर, इन दोनों को जाना जाता है इसके जनक के रूप में। कार्ल रिटर जो है उनको भी, चूँकि ऑप्शन में कार्ल रिटर का जिक्र नहीं किया गया है तो मात्र एक ऑप्शन बचता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो कि आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो उनका जो है उनको ख्याति थी, वह एक लेखक थे। ठीक है, और मलयालम कवि थे और उपन्यास थे।
तो यह लेखन कला में निपुण थे, इनका संबंध लेखन क्षेत्र से था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। टेबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना किसने किया था? तो इस संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था और 1868 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे देने की घोषणा की गई है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ष 2023 से दिवाली के मौके पर पब्लिक हॉलीडे देने का घोषणा किया गया है। तो न्यूयॉर्क आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और चाल 36 मीटर पर सेकेंड है, तो इस तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का यह प्रश्न है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको क्या निकालना है, तरंगदैर्घ्य निकालना है। तो तरंगदैर्घ्य के बराबर क्या हो जाएगा, तरंग का वेग, ठीक है, तरंग का वेग है और बाई क्या हो जाएगा आपका आवृत्ति। यह इसका एक फॉर्मूला है निकालने का, क्या चीज़, तरंग दैर्घ्य निकालने का। तो तरंग का वेग हो जाएगा आपका 36 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी 50 हो जाएगा। अगर आप इसे कैंसिल करते हैं तो यह 10 बार में कटेगा और 5 से कितना बार में कटेगा, 5 7 जा 35 और यहाँ पे पॉइंट्स करके 2 बार में 10 बार में ये कट जाएगा, है ना। और फिर एक और ज़ीरो है, एक पॉइंट इधर और जाएगा लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0.72 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था? तो जब रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद बहराम शाह को वहाँ का क्या बना दिया गया था, उत्तराधिकारी बनाया दिया गया था, उसे बादशाह बना दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, जिसे ICMR ना NARFBR के नाम से जाना जाता है, तो उसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में, और हैदराबाद के कहाँ, जीनोम वैली में, हैदराबाद के जीनोम वैली में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। 43 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है किलोवाट प्रति घंटा, जिसे ऊर्जा के व्यापारिक यानी कि बिजनेस क्षेत्र में व्यापक तौर पर यूज किया जाता है। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। ऑस्ट्रेलिया समूह संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप यानी कि जिसे शॉर्ट में AG के नाम से जाना जाता है, उसका संबंध है रासायनिक एवं जैविक हथियार से। यह क्या होता है कि जो भी रासायनिक एवं जैविक हथियार से संबंधित मामला होता है उस पर यह नियंत्रण स्थापित करता है, ताकि इसका अवैध जो है रूप या इनलीगल यूज ना हो सके, इसका इनलीगल व्यवहार नहीं हो सके। तो इस प्रकार का यह एक ग्रुप बनाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। 1856 में अवध का विलय होने के बाद वहाँ का रेजिमेंट किसे बनाया गया था? तो जब 1856 में अवध का विलय हो गया था तो वहाँ का रेजिमेंट जो है हेनरी लॉरेंस को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। वेल का स्तनधारी है, वेल जो है ब्लू वेल एक स्तनधारी है यानी कि मैमल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है। जितने भी स्तनधारी और पक्षी होते हैं उनमें 4 कोष्ठ जो है, उनका कोष्ठ जो है वह 4 भागों में विभाजित होता है। उनके हृदय का जो कोष्ठ है वह 4 भागों में विभाजित होता है, जिसमें क्या होता है, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होता है, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 47। 47 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से किसे चुना गया है? बात की जाए 2022 टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर की, तो वह यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है। और 2021 में एलन मस्क को टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर में शामिल किया गया था।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 48 में क्या कह रहा है कि फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन फल्गुन किसकी एक प्रजाति है। तो यह जो है चमगादड़ की एक प्रजाति है जो श्रीमाधोपुर में पाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो ऐसा करने वाले बजरंग पूनिया बन गए हैं। बजरंग पूनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीता है और ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। तो यह प्रश्न पूछा भी गया हुआ एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा 1911 कोलकाता। ठीक है, 1911 कोलकाता में पहली बार जनगण मन गाया गया था और इसकी जो है अध्यक्षता जो है वह अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अध्यक्षता से संबंधित अगर प्रश्न आ जाएगा कि 1911 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बिशन नारायण धर। ठीक है, यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें पहली बार 1911 में जनगण मन गाया गया था, यह कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रही है। तो इसमें उर्सुला वान डेर लेयन है जिन्हें क्या हुआ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात की जाए उर्सुला वान डेर लेयन की तो यह जर्मनी की है, इनका संबंध जर्मनी से है। और यहाँ पे निर्मला सीतारमण की अगर बात करें तो उनको 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। बात की जाए अशोक की तो उसने निग्रोध से, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तो निग्रोध से उन्होंने प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। 53 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मुखौटा किस राज्य का नृत्य है, यानी कि किस राज्य का यह लोक नृत्य है, पूछा गया है मुखौटा के बारे में। तो मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का क्या है, लोक नृत्य है और असम में बिहू होता है, असम का लोक नृत्य बिहू है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। यूनाइटेड किंगडम के 57वें यानी कि 57th प्रधानमंत्री पीएम के रूप में किसे चुना गया है। तो यह चुना गया है ऋषि सुनक को। अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए, चूँकि यह प्रश्न में आप डायरेक्टली ऋषि सुनक तो ईजिली पढ़ता है, आपसे ये भी प्रश्न किया जा सकता है कि ऋषि सुनक किस पार्टी से है। तो ऋषि सुनक जो है कंजर्वेटिव पार्टी से है, कंजर्वेटिव पार्टी से इनका संबंध है। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी से चुनाव जीता है और 57वें प्रधानमंत्री बने हैं यूनाइटेड किंगडम के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि आहार नाल जिसे एलिमेंट्री कैनल कहते हैं उसे किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। तो यह जो है इसका अमीनो अम्ल की बात की जाए तो यह टूटता है, निम्नीकरण होता है, तो यह होता है आपको छोटी आंत में, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो छोटी आंत में इसका क्या होता है, निम्नीकरण होता है। 56 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है नहीं पूछा गया है, नहीं है। तो बात की जाए परमाणु ऊर्जा की तो यह नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, जबकि पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण को तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इस तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यानी कि यह जो क्या है संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का यह तुलनात्मक अध्ययन होता है और इस अध्ययन को इथनोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं उनके बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत कथन आपको, यानी गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। तो देखिए पहले ऑप्शन में कह रहा है कि वह भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है, यह आपका सही है, और वह एक संसद सदस्य के विशेषाधिकारों के लिए हकदार होता है, तो यह भी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तीसरे नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील होता है। देखिए वह पूर्णकालिक वकील नहीं होता है, वह क्या होता है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय जो है
उस सरकार का एक प्रमुख वकील होता है, ठीक है। और यह क्या कर सकता है कि इसे जो है सरकार के विधि सलाहकार के रूप में, मतलब कानूनी सलाहकार के रूप में वह एक भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए ऑप्शन 3 की, वह ऑप्शन 3 नंबर में क्या कह रहा है कि वह सरकार के लिए पूर्णकालिक वकील होता है, जबकि पूर्णकालिक सरकार के लिए नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट की यानी कि उच्चतम न्यायालय के सरकार का प्रमुख वकील होता है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चौथे नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि उसकी अर्हताएँ वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ पे 4 सही है, तो गलत आंसर हमारा हो जाएगा गलत नंबर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, नेपाल लोकतांत्रिक देश यानी लोकतांत्रिक गणतंत्र देश कब बना था। तो नेपाल की अगर बात की जाए तो यह 28 मई 2008 को 28 मई 2008 को एक लोकतांत्रिक गणतंत्र देश बना था। 60वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है। तो इसका नाम है INS मोरमुगाव, ठीक है। INS मोरमुगाव जो है वह क्या है, भारतीय नेवी में नौसेना की अगर बात की जाए तो उसमें शामिल किया गया P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है, जिसका नाम है INS मोरमुगाव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 61 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि देशप्रिय किन का नाम है, यानी कि उपनाम है। देशप्रिय के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो बात की जाए यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता की, जिन्हें क्या किया गया है, देशप्रिय का उपनाम दिया गया है, देशप्रिय का एक उपनाम से इन्हें जाना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। आवृतबीजी पादपों में भ्रूणकोश प्रायः होता है, तो इस स्थिति में क्या होता है, त्रिगुणित जो है भ्रूणकोश होता है। आवृतबीजी पादप जो है उसमें त्रिगुणित भ्रूणकोश पाया जाता है। 63 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। तो यह जो है प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। प्लाज्मा क्या होता है कि चमकीला, एक प्रकार का चमकीला पीला पदार्थ होता है और इसमें जो है पानी, लवण और एंजाइम पाए जाते हैं। और बात की जाए प्लाज्मा के मुख्य कार्य की, तो इसका मुख्य कार्य होता है पोषक तत्वों और हार्मोन को, इन सभी को प्रोटीन के शरीर के उन हिस्सों तक पहुंचाना जहां पे इसकी आवश्यकता होती है। यह प्लाज्मा का कार्य होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। फेडरेशन कप की अगर बात की जाए तो इसका संबंध फुटबॉल से है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, यह सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करेंगे, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और बेहतर कर सकूं। तो बिल्कुल लाइक करेंगे और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ शेयर भी करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 65 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि शैवालों में कोशिका भित्ति बनी होती है। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वह जो है सेल्यूलोज, गैलेक्टोज और मैनोज, इन सभी से मिलकर बनी होती है। तो आपका बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि किन राज्य से होकर गुजरती है। तो कुल जो है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें यूपी होता है आपका, MP होगा, फिर उसके बाद उड़ीसा होगा, ठीक है, उड़ीसा होगा, छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी कि आंध्रा लिख देंगे तो समझ जाइएगा। 1, 2, 3, 4 और 5 हो जाएगा। इन 5 राज्यों से जो होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो इस प्रकार से आपका नहीं कहाँ से गुजरता है, तो हिमाचल प्रदेश से। आपसे पूछा जा रहा है कि किन राज्य से होकर यह भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती, तो आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र के उद्योग का दर्जा दिया है, यानी कि उसका जो पर्यटन क्षेत्र है उस पर्यटन क्षेत्र को उन्होंने उद्योग का दर्जा दिया है, ऐसा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो यह असम राज्य सरकार है जिन्होंने क्या किया है, अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कैप्चा
एक कैप्चा जो है डैश एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है। तो यह जो है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए इस कैप्चा का यूज़ किया जाता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने यह स्वीकार किया कि हमारी प्रणाली ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु को सोख लेती है तथा इसे फिर से टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। देखिए ऐसा क्या कहा गया है, तो ऐसा कहा गया है जॉन सुलिवान के द्वारा। उसने क्या कहा है, देखिए इस बात को समझना है। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ से आप जितने भी संसाधन हैं उसको खींच लिए और अपने टेम्स के किनारे यानी कि अपने क्षेत्र में जाके वहाँ पे छोड़ दिए। तो उन्होंने इस निगेटिव सेंस में कहा था, अपने लिए वो पॉजिटिव सेंस में कहे थे और ऐसा कहा गया था जॉन सुलिवान के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है। तो यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर जिसका जो है आयोजन श्रीनगर में किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 किस काल को प्रारंभिक होमोसेपियंस मानव काल कहा जाता है। तो बात करें प्रारंभिक होमोसेपियंस मानव काल की, तो यह जो है उच्च पूरा पाषाण काल को होमोसेपियंस मानव काल के नाम से यानी कि प्रारंभिक होमोसेपियंस मानव काल के नाम से जाना जाता था और इसकी शुरुआत हुई थी 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। 10,000 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है। तो बात की जाए नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 के चैंपियन की, तो यह बना है मणिपुर। मणिपुर इसका विजेता रहा है, ओवरऑल चैंपियन टीम रहा है। 73 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि खसरा किस वजह से होता है। तो खसरा जो है वह वायरस के कारण फैलता है। वायरस इसका प्रमुख सोर्स होता है खसरा का। वायरस के कारण यह खसरा फैलता है। 74 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि जब एक कण रैखिक सरल आवृत्ति गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो कहाँ पे होती है, माध्य स्थिति पर जो है उसकी गतिज ऊर्जा जो है वह अधिकतम होती है यानी कि मैक्सिमम होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 75 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि किसी घड़ी की दोनों सुइयां हर 64 मिनट के बाद मिलती है तो वह घड़ी प्रतिदिन कितना पीछे हो जाती है। देखिए यहाँ 64 मिनट के बाद मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न को एक बार रिपीट करते हैं। यदि ये घड़ी जो है वह 64 मिनट के बाद मिलती है तो वह घड़ी प्रतिदिन कितना पीछे हो जाती है। तो देखिए कुल मिला के एक दिन में 24 घंटा हुआ, ठीक है। तो 24 गुने एक घंटा में कितना होता है 60 मिनट। तो अगर इससे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14,400। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, 14,040 आ जाएगा, 1440 आ जाएगा, ठीक है। 6 चौका 24, 6 दूनी 12 2 14, ठीक है। और एक यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह 1440 मिनट आ जाएगा। हर 64 मिनट के बाद क्या होता है, दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिलती है। तो इससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 22 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कितना आ गया 22 आ गया, ठीक है। एक एग्जैक्टली नहीं 22 मान के चलते हैं। तो फिर क्या कह रहा है कि वह घड़ी प्रतिदिन कितना पीछे हो जाती है। तो अगर बात की जाए कितने पीछे होने की, तो यह 22 तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब चूँकि 1440 होता है और कहाँ पे आ गया, यहाँ पे 22 आ गया। और सुई कितनी है, दोनों सुई के बारे में बात की जा रही है, कितना पीछे हो जाता है। तो 1/2 या डायरेक्टली आप क्या करते हैं, हाँ जैसे देखिए यहाँ पे 22/1440 होता, ठीक है। 1440 होता और यहाँ 2 होता है ना, तो इस दोनों को पलट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ भी इसके नीचे 1 है तो यह उसका रिवर्स हो जाएगा, तो यही 1/2 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करते हैं 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और यहाँ 0, 11 से 2 बार में कटेगा और फिर यहाँ पे 2 से 11 बार में कटेगा
और 2 से यह 360 बार में कटेगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शनल में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल में अगर बात की जाए, फ्रैक्शनल में इसका वैल्यू आ जाएगा 32.8/11, जो कि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन बी में 32.8/11 मिनट दिया हुआ है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। फिर क्या करेंगे, कितने मंथ में कितने दिन होते हैं टोटल डेज को काउंट करके, वहाँ जहाँ से आपका शुक्रवार हो रहा है तो हर 7वें दिन शुक्रवार पड़ेगा, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर बचेगा वहाँ आप काउंट कर लेंगे। जब ऐसा आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा शनिवार। ठीक है, एक बार करके देखेंगे। ऐसा प्रश्न जो है मैंने पिछले सेट में कराया हुआ है और हर एक सेट में ऐसा प्रश्न दोबारा जो है वह पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। 77 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि 240 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो जितने भी 240 के भाजक आते हैं उनको अगर गुना करते हैं, गुणनफल की बात की जा रही, तो इस स्थिति में ऑप्शन ए आएगा। आप ऐसा करके देखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। 78 में क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 है, रेनू इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद बेचती है, छूट देने के बाद बेचती है और फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस की अगर बात की जाए तो कितना है। देखिए, अंकित मूल्य की अगर बात करें तो उसका मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस की बात करें अंकित मूल्य की, तो उसका मार्क प्राइस क्या था, मार्क प्राइस जो है आपका, इसका मार्क प्राइस था 180 रुपया, यानी कि अंकित मूल्य। अब 180 रुपया में छूट दे दिया 20%, तो वैल्यू ऑफ रिमाइंडर कितना रह गया 80%। 20% छूट देगा 100% में, तो क्या होगा 80% रेस्ट अमाउंट होगा, तो यह कितना हो जाएगा 144। ठीक है, 144 रुपया हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि यह जो है छूट देने के बाद यह आपका क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। तो आपने क्या किया था, आपने 144, इसमें 144 रुपये में आपने बेचा था, ठीक है, अंकित किया था, यानी कि मार्क प्राइस 180 किया था, 144 रुपये में बेचा था, तो 144 में बेचा तो उसको क्या हुआ 25% फायदा हुआ, तो 100 हुआ। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कम होगा तभी तो फ़ायदा होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तो कितना का फ़ायदा हुआ 125, 25% का फ़ायदा हुआ, यानी 100 में 25% ऐड हो जाएगा तो 125 हो जाएगा। 25 25 125 और 25 दूना 100, ठीक है, 25 25 120, 25 चौका 100, दूना कह दिए, चौका 100। तो इस प्रकार अगर आप इसको काटेंगे, यानी कि इसको कैंसिल करेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 115.2, 115.2 आ जाएगा, यानी कि 115.2। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व करके देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। देखिए 79 नंबर प्रश्न में आपको थोड़ी सी कठिनाइयाँ होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और इसे इसका शेषफल की बात कर रहा है, ठीक है। इसका जो आप निकालिएगा फैक्टोरियल का, तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करके देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। 80 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, पूछा गया है कि गलत मिलान का चयन करना है, इसमें से कौन सा आपका गलत है। देखिए पहले नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ताराकुंडे, दिनेश गोस्वामी और जेपी समिति, तो इनका संबंध चुनाव सुधार से है, तो यह तो आपका सही है। ऑप्शन बी में कह रहा है वोहरा समिति। वोहरा समिति की बात करें तो इनका जो है संबंध अपराध एवं राजनीति के बीच सांठगांठ की जांच करना है, तो यह आपका सही है। ऑप्शन सी की बात करें तो यह इंद्रजीत गुप्ता समिति, जिनका संबंध सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर गठित समिति से है। और ऑप्शन डी की बात करें तो तनख्वाह समिति जो है उनका संबंध आपराधिक कानून में संशोधन नहीं है, बल्कि उनका संबंध है सीमा संबंधी मुद्दों को हल करना। सीमा संबंधी जो मुद्दा होती है, जैसे बांग्लादेश के साथ है और कई देशों के साथ है, तो आप देखेंगे सीमा संबंधी जो मुद्दा है उससे संबंधित है इनका तनख्वाह समिति, ठीक है। इन शॉर्ट में मैं बता दिया हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। 81 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस मुगल शासक ने सिंहासन रूढ़ होने के 7वें वर्ष यानी कि 1612 ईस्वी में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और कलाई पर
राखी बंधवाई। तो यह मुगल शासक जो था वह था आपका जहांगीर। जहांगीर जो था वह सिंहासन रूढ़ होने के 7वें वर्ष में 1612 ईस्वी में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था और कलाई पर राखी बंधवाई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न की बात करें तो पौधे के वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान सामान्यतः कितना होना चाहिए, यानी कि सही पीएच मान की अगर बात की जाए जो पौधे के बढ़ने में माकूल होता है यानी कि ज़रूरत होता है, तो वह आपका हो जाएगा 6 से 7 पीएच मान रहना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। 83 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चेरकालीन प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था। चेरकालीन प्रसिद्ध बंदरगाह की बात की जाए तो यह मुसिरी या मुजिरिस हुआ करता था, जो चेरकालीन प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। तो यह बात की जाए किस ग्रह को, तो यह कहा जाता है बृहस्पति ग्रह को, और यह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। 85 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही समय संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में निर्धारित हो जाते हैं तो इसे कितने दिन के अंदर विधानमंडल की सीट खाली करनी होती है। तो ऐसा जब होता है तो इस स्थिति में 14 दिन के अंदर विधानमंडल की सीट जो है उन्हें खाली करनी पड़ती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करना है। बात की जाए एक तरफ क्षेत्र है और दूसरी तरफ वंश है, तो इसमें गलत कौन सा है। तो पूना की अगर बात की जाए, पूना क्षेत्र, तो वह पेशवा वंश से संबंधित था, जो आपका सही है। नागपुर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उसका संबंध भोसले वंश से था, तो यह भी सही है। बड़ौदा क्षेत्र का संबंध गायकवाड़ वंश से था, तो यह भी आपका सही है। और बात की जाए धार क्षेत्र की तो वह सिंधिया से संबंधित नहीं था, यानी कि सिंधिया वंश से इनका संबंध नहीं था। इस धार का परमार वंश से इसका संबंध था। परमार वंश का यह क्षेत्र हुआ करता था धार। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। निम्न को सही सुमेलित करें। सूची एक में देश दिया हुआ है और दूसरे में मुद्रा दिया हुआ है। यहाँ पे देशी नहीं करेंगे, देश करेंगे, है ना। तो यह अगर बात की जाए कोरिया की, तो कोरिया में क्या है, कोरिया में वान है, कोरिया में वान चलता है। और भूटान की अगर बात की जाए तो भूटान में नेगुलट्रम चलता है, मंगोलिया में तुगरिक और चीन में युआन, यानी कि एक सीक्वेंस में आपका आंसर है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 88। 88 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि गलत मिलान का चयन करना है, यानी कि जो इसमें गलत है उसे ढूंढना है। बात करें देवी चंद्रगुप्तम की, तो यह इनका संबंध क्या है, विशाखदत्त से है। ठीक है, विशाखदत्त ने इसकी रचना की थी देवी चंद्रगुप्तम की। बराहमीर के द्वारा पंच सिद्धांतिका का प्रतिपादन किया गया था। और आर्यभट्ट ब्रह्म सिद्धांत की अगर बात की जाए तो ब्रह्म सिद्धांत को आर्यभट्ट ने नहीं बल्कि ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ब्रह्मगुप्त, तो यही आपका क्या था, गलत था, असत्य था। तो उसे आपका इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यही आपका गलत था। और विक्रमोर्वशीयम जो है, यह विक्रमोर्वशीयम की बात की जाए तो यह कालिदास के द्वारा रचित किया गया था, यानी कि इसकी रचना की गई थी, इसको लिखा गया था। तो इस प्रकार इसका गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। किस आयोग ने यह सुझाव दिया था कि इंटरमीडिएट 2 वर्ष का एवं स्नातक अधिकतम 3 वर्ष का हो, यानी कि 3 साल का। तो यह जो सुझाव दिया गया था, तो यह सुझाव दिया गया था सैडलर आयोग के द्वारा। ऐसा सुझाव सैडलर आयोग के द्वारा दिया गया था। और इसका गठन की अगर बात की जाए सैडलर आयोग के गठन का, तो इसका गठन 1917 में किया गया था। और कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो भी समस्या आई थी उनको सॉल्व करने के लिए सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। 90 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत रखा गया है। बात करें लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की, तो इसे जो है, इसे यहाँ पे अगर बात की जाए तो ना दक्षिणी है ना पूर्वी है। ठीक है, और ना ही इसे केंद्रीय परिषद के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न की अगर बात की जाए तो 91 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 91 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि तांबा उत्पादन एवं भंडारण। ठीक है, देखिए
यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न में तांबा नहीं है, तो 92 नंबर प्रश्न का था। 91 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के किस घाटी को छोटा यूनान कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की जो अगर घाटी है वह जो है मालना घाटी, इस मालना घाटी को जो है छोटा यूनान कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92, तांबा उत्पादन एवं भंडारण में क्रमशः प्रथम राज्य कौन है। उत्पादन की अगर बात करें दोस्तों, अगर उत्पादन की बात करते हैं तो उसमें मध्य प्रदेश आता है तांबा के उत्पादन में, और भंडारण की बात करें तो यह राजस्थान आता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93, कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करने हैं, यानी कि गलत कथन के बारे में आपको बताना है। बात करें हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य आसफ जाही वंश का, तो उसका संस्थापक निजामुल मुल्क यानी कि जिसे चिनकिलीज खां के नाम से जाना जाता है, तो यह आपका क्या है, सही है। हमें गलत ऑप्शन को ढूंढना है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि निजाम उल मुल्क जो है वह तुरानी गुट का था, तो यह भी आपका सही है। ऑप्शन सी की बात करें तो निजाम उल मुल्क ने एक हिंदू दीवान पूर्णचंद को नियुक्त किया था, तो यह भी आपका सही है। और सुकरखेरा जो कि अक्टूबर 1724 के युद्ध में मुगल सूबेदार मुबारिज खां ने निजाम उल मुल्क को पराजित किया, तो निजाम उल मुल्क जो है वह पराजित नहीं हुआ था, वह जीता था। ठीक है, वह जीता था, निजाम उल मुल्क जो है विजेता हुआ करता था। तो यह क्या है आपका, यहाँ से गलत हो जाएगा, उल्टा ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94, निम्न में से कौन अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। तो अटलांटिक महासागर की जो ऑप्शन दिया है उसमें फ्लोरिडा जो है वह इसकी गर्म जलधारा है। 95 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करना है, यानी कि यहाँ भी हमें गलत कथन को, गलत स्टेटमेंट को ढूंढना है। पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने दिया था, तो यह आपका सही है। बी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जीव संख्या का पिरामिड सीधा तथा उल्टा होता है, तो यह भी आपका सही है। और ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों होता है, तो दोनों नहीं होता है, इसमें हमेशा क्या होता है, उल्टा ही होता है, उल्टा होता है। तो इस तरह आपका सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि गलत है। और डी में क्या कह रहा है कि संचित दर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, तो यह ऑप्शन डी भी आपका सही है। 96 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा की अगर बात की जाए तो वह प्रभावी हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होना ही होना है, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होंगे, तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो यह अगर बात की जाए तो इसे, तो यह क्या हुआ था, पारित हुआ था। ठीक है, पारित की अगर बात की जाए तो यह 1900 यह पारित हुआ था 1999 में। ठीक है, पारित हुआ था। और प्रभावी की बात की जाए तो यह प्रभावी हुआ था 1 जून 2000 को। ठीक है, 1 जून 2000 को यह प्रभावी हुआ था। और कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे ए में हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रभावी की बात किया रहा है ना, किस वर्ष से यह प्रभावी हुआ था, तो यह 2000 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। 97 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 97 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास किसने किया था। तो इसका विकास जो है, राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास जो है वह रिचर्ड स्टोन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। 98 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जा रही है, तो यह हो जाएगा सेवा कर। सेवा कर जो है वह इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और उपहार कर, निगम कर और संपत्ति कर जो है वह डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि प्रत्यक्ष कर है। 99 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में से किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था। तो ऐसा किया गया था रोहिणी का। ठीक है, उपग्रह श्रृंखला में से भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया है, तो वह किया गया है रोहिणी का। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इस सेट का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न 100 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पंडित जसराज गायक थे। पंडित जसराज की बात की जाए तो वह शास्त्रीय गायक थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों इस प्रकार से हमने इस सेट को यानी कि सेट नंबर 23 को कंप्लीट किया है। आपसे हम मिलेंगे अगले सेट में, सेट नंबर 24 में। दोस्तों आपको करना क्या है कि सेट को कंप्लीट करना है। सेट को कंप्लीट जब तक आप वीडियो नहीं पूरा सुनेंगे तो भाई सेट देने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप बिल्कुल क्या करेंगे, हमेशा जो भी, अगर एक बार वीडियो को आप ऑन कर लिए तो कंप्लीट देखिए। इसके बाद आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। वहाँ से जब आप वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो सेल्फ एनालाइज टेस्ट करें। जब आप सेल्फ एनालाइज टेस्ट करेंगे तब जाके आपका सेट देने का फ़ायदा मिलेगा। और जब एग्जामिनेशन सेंटर में आप जाएंगे और वहाँ पे आपका क्वेश्चन सही होगा तो आपको पता चलेगा। देखिए, जब तक आप खुद से अपने आप को नहीं परखेंगे तो कहीं भी कोई भी टेस्ट लगाने से, कहीं भी कोई वीडियो देखने से आपको सफलता नहीं मिलने वाली है और ना ही कोई फ़ायदा होने वाला है। तो आप क्या करें, वीडियो देखने के बाद सेल्फ टेस्ट देने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। होता क्या है कि टेलीग्राम चैनल मैंने अभी न्यू क्रिएट किया है, तो उसमें क्या होता है, लोग जाते हैं, कम मेंबर लोग हैं ना, तो वहाँ जाते हैं, जैसे ही उनको ज्वाइन करते हैं फिर वहाँ के क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं। अरे भाई 10 है, 20 है, 25 है, 30 है, उससे आपको मतलब नहीं है, मेंबर संख्या से बिल्कुल मतलब नहीं। अब जाइए, वो नया टेलीग्राम चैनल एक्टिव किया गया है, उससे पहले दूसरा था तो उस लिंक में मैंने आपको नहीं जोड़ा था। तो नया चैनल देख के लोग क्या करते हैं, जुड़ते हैं और फिर क्या कर देते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप जाइए, वहाँ पे जुड़िए, वीडियो देखने के बाद वहाँ पे जो आपको PDF मिलेगा उस सेट का, उस सेट को आप फिर से वहाँ पे लगा लेंगे, यानी कि रिवाइज कर देंगे। और जब एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रश्न वहाँ से होते जाएंगे। इसके साथ कुछ अन्य जानकारी यह है कि इसी जगह पे, इसी प्लेटफॉर्म पर, सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 के माध्यम से आपको NCERT के, यानी कि सभी विषयों के NCERT के MCQs कराए जाने हैं। तो आप बिल्कुल इस चैनल पे बने रहेंगे, और जो भी इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो वो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपको स्पीडी के करंट अफेयर्स और 1 से 2 और मैगजीन, यानी कि कुल मिला के 2-3 मैगजीन का करंट अफेयर्स कराया जाएगा पूरे साल का, ताकि करंट अफेयर्स में भी आप पीछे नहीं रहे। साथ ही साथ बिहार स्पेशल के MCQs भी आपको कराए जाएंगे। तो तैयारी तो पूरी होने वाली है और आप लोगों का सहयोग मिल भी रहा है। तो जिन लोगों को ज़रा सा भी मन में संशय है तो वह संशय को हटा दे, कंप्लीट तैयारी होगी। और इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले टेस्ट में, टेस्ट नंबर 24 के साथ। तो थैंक यू आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़े रहने के लिए।